गुड नून एवरीबडी, आई एम रिचा शर्मा एंड यू आर वॉचिंग परचम। दिन के बज चुके हैं 12 एंड इट इज टाइम फॉर आवर डेली सीए सेशन। आज है 27 ऑफ जनवरी और हिंदू पंचांग के हिसाब से देखें तो माघ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और द्वितीय है। कृष्ण पक्ष में चांद घटता हुआ होता है, यानी आज चांद कुछ इस तरह का दिखेगा, काफी बड़ा दिखने वाला है। चलिए शुरुआत करेंगे एक अनाउंसमेंट के साथ उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक कंफर्म नहीं है कि मैम डेली सीए सेशन कितने बजे आता है। डेली सीए सेशन जो मैं लेती हूँ वो मंडे टू सैटरडे दिन के 12 बजे प्रीमियर किया जाता है और उसी के बाद 1 बजे आपकी डेली प्रैक्टिस होती है टेलीग्राम के ऊपर। डेली क्विज होती है आपकी, थोड़े क्वेश्चंस वहां डाले जाते हैं। 12 बजे आपको सेशन अटेंड करना है, 1 बजे आपको टेलीग्राम पे जाकर के क्विज अटेंड करनी है। टेलीग्राम चैनल परचम क्लासेस नेम से ही है। वीडियो का जो टाइटल है वहां पे क्लिक कीजिए, नीचे मोर ऑप्शन आएगा, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहां पे मिल जाएगा। अब कल संडे को आपका वीकली सीए सेशन आएगा जो आरजू मैम लेंगे, वो भी दिन के 12 बजे आएगा। और जो वीकली सीए क्विज है, पहले अलग टाइम पे आती थी, वो भी अब दिन के 1 बजे आएगी। तो बस इतना ध्यान रखिए, 12 बजे यूट्यूब पे सेशन अटेंड करना है, 1 बजे टेलीग्राम पे जाके क्विज अटेम्प्ट करनी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। कल आपसे मैंने पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे और उसका आंसर हम अब डिस्कस कर लेते हैं। जाते जाते आई हैड आस्क्ड यू इन विच स्टेट थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। थाईपुसम जो त्योहार है वो कौन से हिंदुस्तानी या भारतीय राज्य के अंदर मनाया जाता है? द आंसर इज तमिलनाडु। सबने राइट आंसर दिया है। लॉर्ड मुरुगन से रिलेटेड ये त्योहार है जिनको हम नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय कहते हैं। थाईपुसम तमिलनाडु, करेक्ट। कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन थे कल के वीडियो के अंदर जिनमें क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, तो उनका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है, जो यूनियन मिनिस्टर है, इस मिनिस्ट्री के कौन है? आई हैड आस्क्ड यू। और ऑल्दो मेजॉरिटी ने राइट आंसर दिया, कुछ बच्चे अभी भी तोमर जी का नाम ले रहे थे। तोमर जी रिजाइन कर चुके हैं और अब अर्जुन मुंडा है, वो हैंडल कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री को, अलॉन्ग विथ योर कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री भी ये देख रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर भी अर्जुन मुंडा देख रहे हैं। अगला, जब हम मैरी कॉम जी की न्यूज पढ़ रहे थे कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, हाँ नहीं किया है, उन्होंने दोबारा आकर के स्टेटमेंट दिया, अभी देखेंगे उसको। तो तब मैंने आपसे पूछा था कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? मणिपुर को करती हैं। एवरीबडी आंसर्ड इट राइट। अब मैरी कॉम जी की न्यूज़ यहीं पे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सारे एलीट सोर्सेज ने यही बताया था कि मैरी कॉम जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं रिजाइन करना नहीं चाहती, मुझे करना पड़ रहा है बिकॉज ओलंपिक एसोसिएशन के रूल्स है, 40 के बाद आप नहीं खेल सकते हो। देन मैरी कॉम जी आई प्रेस में, उन्होंने एक और क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट दी है कि मैंने रिजिग्नेशन अनाउंस नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बताया था कि रूल्स ऐसे ऐसे हैं। तो एनी विच वेज कोई बात नहीं, उन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस नहीं किया, लेकिन फिर भी एलीट मैचेस के अंदर, चैंपियनशिप्स के अंदर वो खेल नहीं सकती बिकॉज रूल जो है वो इट इज स्टिल स्टैंडिंग। शी हैज टर्न्ड ओवर एज नाउ। तो हमने इनके बारे में सारी इनकी बायोग्राफी, अवार्ड्स वगैरह सब देखे थे, तो वो आपको वैसे भी पढ़ने थे, पढ़ लिए। इतना याद रखिए कि इन्होंने अनाउंस नहीं किया है रिटायरमेंट, पर एलीट चैंपियनशिप के अंदर जो प्रीमियर चैंपियनशिप्स होती है उनमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, फर्स्ट 2 मलेरिया फ्री कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। मलेरिया की 3rd कंट्री जिसको WHO ने मलेरिया की नहीं, सॉरी, अफ्रीका की 3rd कंट्री जिसको WHO ने मलेरिया फ्री घोषित किया था, वो केबो वर्डे या केप वर्डे हमने पढ़ा था, राइट। एंड आई हैड आस्क्ड यू कि फर्स्ट 2 कंट्रीज कौन सी हैं? पहली है मॉरिशस, दूसरी है अल्जीरिया। ये हो गई कल तक की सारी कहानी। अब आज पे आते हैं। आज जो भी आप पढ़ोगे उसका PDF कहाँ मिलेगा? तो आप परचम के उसी टेलीग्राम चैनल पे जहां आपको क्विज मिलती है वहां जाइएगा, आपको PDF मिल जाएगा। इंग्लिश वाला PDF आपको 12 नून पे ही दे दिया जाता है, हिंदी वाला PDF 3 PM पे डाल दिया जाता है। अगर आप वीकली या मंथली CA मैगजीन चाहते हो तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, parchamclasses.in। वहां से आप डाउनलोड करके एक नॉमिनल सा अमाउंट है वो पे करके आप डाउनलोड कर सकते हो। जब आप जैसे ही डाउनलोड करते हो वहीं पे डाउनलोड लिंक आता है, रिफ्रेश मत कीजिएगा, वहीं से आप ले सकते हो, नहीं तो इनबॉक्स में फिर मेल होती है। PDF से ही पढ़ना प्रेफर करते हो तो आई विल हाईली रिकमेंड या तो CA सब्सक्रिप्शन या PDF बैंक की तरफ मूव कर जाइए। ज्यादा जानकारी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर विच आई विल बी शोइंग राइट नाउ। पिछले पूरे साल के करंट अफेयर के लिए ईयर बुक रेफर कर सकते हो, इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है, सॉफ्ट कॉपी ही है, हार्ड कॉपी नहीं है। परचम ऐप और वेबसाइट दोनों पे अवेलेबल है। ऐप के ऊपर आपको सैंपल भी दिख जाएगा। ठीक है जी, ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है, परचम ऐप चैट है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। चलो, हमें आज मेजरली डिस्कस करने हैं पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं 26 जनवरी की ईव को, यानी कि 25 ऑफ जनवरी की नाइट को किए जाते हैं। हमने जान करके न्यूज़ कल कवर नहीं की थी क्योंकि कल ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यूज़ थी और आज ज़्यादा न्यूज़ आने नहीं वाली थी, वी न्यू इट। आज हम आराम से पद्म अवार्ड्स पढ़ेंगे, कितने अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज में, वो सब हमको पढ़ने हैं। उसके अलावा बहुत सारी न्यूज़ नहीं है, तो सेशन के एंड में आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा करेंगे पिछले कुछ वीक से निकाल के। चलो,
कितने अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स फॉर द ईयर 2024 हैव बीन अनाउंस्ड, तो कितने अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं टोटल? सो टोटल 132 पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। ये सारी चीजें याद रखनी है जो मैं बताते जाऊं। कितने अवार्ड्स हैं टोटल? 132। चलो यहीं पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 2023 के अंदर कितने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे? इससे कम थे, इतना सा हिंट दे सकती हूँ। सो 132 पद्मा अवार्ड्स टोटल अनाउंस किए गए हैं। अब पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और ये सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, यानी जो आम नागरिक होते हैं जिन्होंने कुछ भी सर्विस करते हुए किसी भी क्षेत्र में वो जुड़े हुए हों, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उनकी सर्विस ऐसी है, मतलब उनकी फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि नेशन को कहीं ना कहीं हेल्प हुई हो, सर्विस के फॉर्म में दिया हो या नेशन बिल्डिंग में हेल्प हुई हो, उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है? पद्म विभूषण। पद्म अवार्ड्स में सबसे हाईएस्ट पद्म विभूषण होता है, लेकिन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, लेकिन उसको पद्म अवार्ड से अलग ही देखा जाता है। पद्म अवार्ड्स में हाईएस्ट पूछा जाए तो पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट। किसके लिए अनाउंस किया गया भारत रत्न अभी हाल ही में? जल्दी वो भी बता दो मुझे, पढ़ा चुकी हूं इसलिए पूछ रही हूँ, चलो जल्दी बताओ। अब हम आ जाते हैं पद्म विभूषण। कितने पद्म विभूषण है? 5। ये 5 लोग जो पद्म विभूषण जिनके लिए अनाउंस हुआ है, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से आपको दिमाग में बिठा लेने हैं। अब जो भी एग्जाम आप फेस करोगे फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। 17 पद्म भूषण, 17 पद्म भूषण मिले हैं। सबके नाम याद कर सके बहुत अच्छा है, नहीं तो जो प्रोमिनेंट 9-10 लोग हैं उनके तो आपको याद रखने ही हैं। उसके बाद 110 पद्मश्री अवार्ड्स हैं, इनका नंबर याद रखिएगा। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री, एंड टोटल हो गए 132। सो सारे पद्मश्री के नाम याद आपको नहीं रखने हैं, रखने ही नहीं है। इसमें से कुछ प्रोमिनेंट होंगे, जो पॉपुलर लोग हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके नाम आप याद रखोगे बस, बाकियों के याद नहीं रखने। लेकिन ये नंबर ध्यान रखिएगा, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री, टोटल 132 पद्म अवार्ड्स। इनमें विमेन कितनी है? 30 विमेन को इस बार इंक्लूड किया गया है। 8% ऐसे हैं इन पूरी पद्म अवार्ड्स के अंदर जो या तो फॉरेनर्स हैं, एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो इंडिया में नहीं रहते, बाहर रह रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI। तो इन कैटेगरीज के टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं जिनको पद्म अवार्ड दिए गए हैं। और पॉस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत, वो अब नहीं रहे पर उनके लिए अवार्ड डिक्लेयर किया गया है, ऐसे 9 पॉस्थ्यूमस अवार्डीज हैं। ठीक है, सो 132 पद्म अवार्ड्स, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री, 30 विमेन, देन NRI, फॉरेनर्स, OCI एटसेट्रा कैटेगरीज में 8 और पॉस्थ्यूमस 9। गॉट इट। चलिए अब एक एक करके लेंगे कैटेगरीज। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि ये ईव ऑफ रिपब्लिक डे पे हर साल अनाउंस किए जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन रहे हैं वो अभी देखेंगे, पर हर बार पद्म अवार्ड्स कब अनाउंस होते हैं? ऑन द ईव, यानी एक रात पहले, एक शाम पहले ऐसे ऑफ रिपब्लिक डे। कौन कॉन्फर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर करते हैं। और ये सेरेमनी कब की जाती है इनको देने के लिए? तो मार्च या अप्रैल के अंदर सेरेमनी की जाती है, तब ये वापस न्यूज़ में आते हैं, तब आप वापस इनको पढ़ते हो। अभी सिर्फ अनाउंस किए जाते हैं, बाद में दिए जाते हैं। और ये शुरुआत कब हुई थी इनकी? 1954 में ही हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में ही हुई थी। ठीक है, सो तभी पद्म अवार्ड्स की शुरुआत भी हुई। अब हम कह रहे हैं हर साल दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, कुछ सालों में इंटरप्शंस हुए थे, यानी उन सालों पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। 1978, 1979 और 93 से लेकर के 97, ये ड्यूरेशंस और ईयर्स थे जिनमें पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। गॉट इट। चलो, पद्म विभूषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। 5 नाम जो है पद्म विभूषण के अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखिए, पॉपुलर फेसेस भी हैं, कईयों को आप जानते ही होंगे। वैजयंती माला जी पहचान में नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ओल्ड एज वाली और ये कोई ना कोई एक जेस्चर देती हुई पिक्चर है, इसलिए, वरना वैजयंती माला जी को सब जानते हैं। सो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके M वेंकैया नायडू जी को, M वेंकैया नायडू। देन एक्टर चिरंजीवी एंड एक्ट्रेस वैजयंती माला, इन दोनों को भी पद्म विभूषण अनाउंस किया गया है। भरतनाट्यम डांसर हैं पद्मा सुब्रमण्यम जी, पद्मा सुब्रमण्यम जी, इनको हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं ना, करंट अफेयर में और आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। और थोड़े समय पहले न्यूज़ में रहे बिंदेश्वर पाठक जी, क्योंकि इनका निधन हो गया था, तब हमने इनको पढ़ा था। फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल, जो सुलभ शौचालय हम लोग देखते हैं ना, जो इन्हीं की देन है, बिकॉज इन्होंने ही वो पूरा सिस्टम लगाया था ताकि डिग्निटी से आप टॉयलेट्स वगैरह यूज करके फ्रेशन अप हो सके। सो इनको पॉस्थ्यूमसली दिया गया है, बिंदेश्वर पाठक जी। सो बिंदेश्वर पाठक जी, देन पद्मा सुब्रमण्यम जी, वैजयंती माला जी, चिरंजीवी जी और वेंकैया नायडू जी, ये 5 लोग हैं जिनको
पद्म विभूषण दिया गया है। ये नाम ध्यान रखेंगे। वेंकैया नायडू, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अच्छा मैं बता दूं उन बच्चों को, जो बच्चे बोलेंगे मैम निमोनिक्स से पद्मा अवार्ड याद करवा दीजिए, तो आई विल बी ब्रिंगिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। आज हम सीए के अंदर बहुत ज्यादा निमोनिक्स वगैरह यूज नहीं करेंगे, सेशन बहुत अननेसेसरली लंबा हो जाता है, जिन बच्चों को नहीं चाहिए जरूरत नहीं है ना। सो पद्मा अवार्ड्स के लिए आई विल बी गेटिंग अ सेपरेट वीडियो वेरी सून फॉर यू पीपल, राइट। अभी तो ये पढ़िए। सो एम वेंकैया नायडू, वैजयंती माला जी, चिरंजीवी, पद्म सुब्रमण्यम और बिंदेश्वर पाठक, ये 5 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कौन सी कैटेगरी है ये सब भी यहां लिखा हुआ है। सो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है आफ्टर भारत रत्न। वैजयंती माला जी को आर्ट के लिए, चिरंजीवी आर्ट के लिए, वेंकैया नायडू जी पब्लिक अफेयर्स, बिंदेश्वर पाठक जी सोशल वर्क और पद्मा सुब्रमण्यम जी आर्ट के लिए बिकॉज डांसर हैं। इनके स्टेट भी देख लीजिएगा, जो भी विभूषण वाले विनर्स हैं उनके स्टेट आपको पता होने चाहिए। सो 2 हैं तमिलनाडु के, वैजयंती माला जी एंड पद्मा सुब्रमण्यम, 2 आंध्रा के हैं, चिरंजीवी जी एंड वेंकैया नायडू, और बिंदेश्वर पाठक जी जो हैं वो बिहार से बिलोंग करते थे। गॉट इट। चलिए, सो ये हो गई हमारी पद्म विभूषण कैटेगरी। मूविंग ओवर टू सेकेंड नंबर ऑफ पद्मा अवार्ड्स, पद्म भूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? टोटल 17 लोगों को मिला। उनमें से जिन लोगों को पॉस्ट्यूमसली मिला है यानी मरणोपरांत मिला है उनके बारे में देखते हैं। लेट एक्टर विजयकांत जी को मिला। एम फातिमा बीवी, इनको आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज रही है एम फातिमा बीवी। सत्यव्रत मुखर्जी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी के। एंड देन टोगदान रिनपोचे जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर हैं लद्दाख के। तो ये 4 लोग हैं जिनको पॉस्ट्यूमसली दिया गया है। इनमें से ये 2 बहुत पॉपुलर नेम्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। लेट एक्टर विजयकांत जो कि पॉस्ट्यूमसली मिले हैं एंड फातिमा बीवी जी को, ठीक है। फिर सत्यव्रत मुखर्जी एंड तोगदन रिनपोचे, इनको भी मिला है। ये देखिएगा, यूंग लियू जो कि चेयरमैन है ताइवान फॉक्सकॉन ग्रुप के, उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। जो हमने वो कैटेगरी देखी थी ना, फॉरेनर एनआरआई वाली कैटेगरीज जो थी, उसमें से यूंग लियू ये भी एक नाम है। इसके अलावा जो भी पॉपुलर लोग, थोड़े आप कह सकते हो सेलिब्रिटीज भी शामिल हो या थोड़े एमिनेंट लोग जिनको आपने सुना हो। देखिए पद्म भूषण ऑब्वियसली उन्हीं को मिलेगा जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है, लेकिन उनमें से भी कुछ पॉपुलर नेम्स होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई नहीं जानता पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी अवार्ड्स दिए जाते हैं ऑब्वियसली, और देने भी चाहिए। लेकिन जो लोग थोड़े पॉपुलर हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन देखे जा सकते हैं एग्जाम में, वो हम देख लेते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती, सब इनको जानते हैं। उषा उत्तप, इन दोनों को भी पद्म भूषण मिला है। प्यारेलाल शर्मा, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी थी तो उसमें प्यारेलाल जी को मिला है। ओ राजगोपाल, बीजेपी लीडर हैं केरला से, ओ राजगोपाला, उनको मिला है। देन तेजस मधुसूदन पटेल पद्म भूषण, कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम गुजरात, हार्ट के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। राम नायक जो कि उत्तर प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं और बीजेपी के वेटरन लीडर हैं राम नायक जी, उनको भी पद्म भूषण मिला है। हरमोसजी एच.एन. कामा, ये बॉम्बे समाचार एक न्यूज़पेपर आता है, गुजराती न्यूज़पेपर, सो उसके सीनियर पब्लिशर हैं। सीताराम जिंदल, पॉपुलर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। देन दत्तात्रेय अंबादास मयालू, जो कि मराठी फिल्म के बहुत वेटरन डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं। और एक सीनियर जर्नलिस्ट कुंदन व्यास। ये कुछ एमिनेंट लोग हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, बट टोटल 17 हैं, तो ऑफकोर्स ये पूरी लिस्ट आपको एक बार गो थ्रू करनी रहेगी। इस केस में भी आई वुड सजेस्ट कि आप जब अवार्डीज देख रहे हो तो उनकी फील्ड और कंट्री या स्टेट देखते चलिएगा। पद्मश्री के अंदर आपको हर एक नाम पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर यहां तक पद्म भूषण तक तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। सो ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एम फातिमा बीवी, एच.एन. कामा जी, मिथुन चक्रवर्ती, सीताराम जिंदल, यूंग लियू, देन अश्विन बालचंद्र मेहता, सत्यव्रत मुखर्जी, राम नायक, ऐसे आप ये पूरी लिस्ट गो थ्रू कर सकते हो, है ना। इट विल मेक नो सेंस फॉर मी टू स्टैंड एंड रीड आउट फॉर यू, है ना, कोई सेंस नहीं है। तो आपको जो पीडीएफ दी गई है उसमें ये सब इंक्लूड कर दी गई है लिस्ट, आप आराम से इनको बैठ के पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ कमिंग ओवर टू पद्मश्री टोटल कितने लोगों को मिला? 110, 110 पीपल गॉट पद्मश्री। उनमें से 7 स्पोर्ट्स पर्सन्स आर ऑल्सो देयर। 7 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है, जिनमें एक कौन है? रोहन बोपन्ना। कल ही इनके बारे में न्यूज़ पढ़ी थी कि सबसे एजड खिलाड़ी जो कि हम कहें टेनिस के क्षेत्र में नंबर 1 रैंकिंग पे हैं, डुअल टीम वाला जो होता है ना, सिंगल मेन सिंगल्स में नहीं, डबल्स, मेंस डबल्स में
टॉप सीडेड रैंक लेने वाले रोहन बोपन्ना अभी बने हुए हैं। सो उन्हीं रोहन बोपन्ना को पद्मश्री अनाउंस किया गया है। देन स्क्वॉश की वेटरन प्लेयर हैं, हु इज शी इज जोशना चिनप्पा। जोशना चिनप्पा का नाम है पद्मश्री के अंदर। देन हॉकी प्लेयर है हरबिंदर सिंह। मलखंब से जुड़े हुए उदय देशपांडे जी। आर्चरी तीरंदाजी जो होती है पूर्णिमा महताव। पैरा बैडमिंटन के कोच हैं गौरव खन्ना जी और पैरा स्विमर हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये 7 लोग हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जिनको पद्मश्री इस बार मिला है या मिलेगा, अनाउंस हो चुका है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अब पूरी लिस्ट है, मैं आपके लिए रीड आउट नहीं करूंगी एंड मेक्स नो सेंस, ये 10-11 स्लाइड्स है बिकॉज 110 लोग हैं ना, आपको 11 स्लाइड्स मिलेंगी। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपके PDF में ये डाल दी गई हैं, आप आराम से इनको बाद में, पूरी लिस्ट आपको नहीं पढ़नी है, लेट मी टेल यू अगेन, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे वो थोड़े बहुत आप देखेंगे, बाकी आपको नहीं देखना है, गॉट इट। चलिए, तो ये हो गई पूरे पद्मा अवार्ड्स की कहानी खत्म। अब हम आते हैं दूसरी बड़ी न्यूज हमारे रिपब्लिक डे से रिलेटेड। कल भी हमने रिपब्लिक डे के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखे थे, पर अब परेड रिलेटेड कुछ और बातें देख लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जब परेड हो जाएगी उससे रिलेटेड कुछ बातें आएंगी तब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लौट आते हैं हमारे 75th रिपब्लिक डे पे जो इस बार मनाया गया था और उसके परेड से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। सो कर्तव्य पथ पे ऑफिशियल प्रोग्राम जो होता है, परेड जो होती है कहाँ होती है, कर्तव्य पथ पे होती है। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, विजय चौक से होती है, विजय चौक से होती है। देन जो झंडा था हमारा वो किसने अनफर्ल किया, ट्राई कलर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। उसके बाद हमारा नेशनल एंथम वगैरह हुआ। परेड को कमांड किसने किया, वही पॉइंट्स मैं ले रही हूं जो एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वरना तो पूरी परेड का डिस्कशन लेने का कोई तुक नहीं है। सो परेड को कमांड किसने किया, परेड कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, ही वाज लीडिंग द परेड। ही इज जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया और ये सेकंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं फ्रॉम हिज फैमिली। 2024 रिपब्लिक डे परेड में शुरुआत होती है एक बैंड से और उस बैंड का नाम है आवाहन बैंड। इस बार परेड की शुरुआत किसने की, कौन से बैंड ने की, आवाहन बैंड ने की, जो कि ऑल वुमेन बैंड था, विमेन बैंड था। और उसमें 112 विमेन आर्टिस्ट वर देयर हु वर प्लेइंग जो भी हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, शंख, नादस्वरम, नगाड़ा वगैरह बजा करके इन्होंने परेड की शुरुआत की। और पहली बार ऐसा हुआ कि ऑल विमेन बैंड ने परेड की स्टार्टिंग की। बैंड का नाम क्या है, आवाहन, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पिक्चर है आवाहन बैंड की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन इस बार की जो रिपब्लिक डे परेड थी पूरी वो विमेन सेंट्रिक काफी रखी गई। सो इट वॉज थीम नहीं थी विमेन सेंट्रिक, पर उसका पूरा जलवा ही ऐसा था कि विमेन सेंट्रिक है। इसमें काफ़ी सारे तेबल्यू यानी कि जो झांकियां होती हैं वो रिप्रेजेंट की गई स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा। अब इनकी रैंकिंग दी जाएगी, कौन से तेबल्यू ने जीता है, वो अभी नहीं आई है, जब आएगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पॉपुलर कैटेगरी के अंदर और जो क्रिटिक्स होते हैं उनके हिसाब से रैंकिंग दी जाएगी। इस बार की ट्विन थीम क्या थी पूरे रिपब्लिक डे फंक्शन की, कल हम पढ़ चुके हैं, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। डेवलप्ड इंडिया हो गया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मातृका यहाँ पे मदर को बताता है। परेड के अंदर इंडिया की तरफ से तो था ही जो भी था, देन हमारे जो चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, तो फ्रांस की तरफ से भी 95 मेंबर की एक मार्चिंग कंटिंजेंट थी और 33 मेंबर का एक बैंड कंटिंजेंट भी था जो बैंड बजाते हुए चल रहा था। गॉट इट। चलिए, सो ये हो गई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो पूरी परेड थी उस दौरान कुछ एक चीजें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी थी जो इंडिया में ही डेवलप, इंडिजिनसली डेवलप्ड LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस जो हमारा था, और रिसेंटली जो हमने इंडक्ट किया है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये दोनों थोड़ी आकर्षण का केंद्र बने हुए थे कि ठीक है हम तेजस को देखेंगे एंड C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए देखेंगे। उसी के साथ साथ CRPF हो, CISF हो, इन्होंने अपने विमेन कंटिंजेंट निकाले थे परेड के अंदर। CRPF से 200 विमेन पर्सनल जो थे उन्होंने परेड में हिस्सा लिया, ठीक है। और CRPF अपने आप में लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है पूरी दुनिया की, यस, इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की। तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, ओके। और ये CAPF के तहत ही आती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है ना, उनमें 7 CAPFs होती है, उनमें से एक CRPF भी है। गॉट इट। चलिए मुझे बता दीजिए यहीं पे डायरेक्टर जनरल कौन है CRPF के, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। आगे बढ़ेंगे। ये जो फोर्स है इसको दो एक डिस्टिंक्शन भी मिल रखे हैं CRPF की अगर हम बात करें। फर्स्ट एवर वुमेन आर्म्ड पुलिस बटालियन
जो थी वो सीआरपीएफ ही लेकर के आया था। सबसे पहली वुमेन की आर्म्ड पुलिस बटालियन सीआरपीएफ लाया था। साथ ही साथ वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन बैंड कंटिंजेंट जो थे, जो बैंड प्ले करते हुए कंटिंजेंट मूव करते हैं, वो भी सीआरपीएफ ही लेके आया था। तो सीआरपीएफ जाना जाता है विमेन को थोड़ा अग्रणी रखने के लिए। ओके, आगे बढ़े उससे पहले ये रिपब्लिक डे से रिलेटेड न्यूज़ खत्म हो चुकी है। अब आप करंट अफेयर की तैयारी डेली परचम से करते ही हो, आपको करंट अफेयर वीडियोस के लिए कहीं और कुछ परचेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 100% तैयारी आप आराम से यहाँ से कीजिए। सारे वनडे एग्जामिनेशन है, आपके स्टेट एग्जामिनेशन है। स्टेट की इंफॉर्मेशन अपने अपने स्टेट की और पढ़ लीजिएगा, बाकी स्टेट एग्जाम सारे यहाँ कवर हो जाएंगे। पीएससी बैंकिंग की पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। बैंकिंग वाले बच्चे ये वीडियोस तो देखो ही, आपके लिए स्पेशली वीकली बैंकिंग सीए सेशंस भी लाए जाते हैं हर मंडे को, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, वो देख लीजिएगा। बाकी सीडीएस वाले बच्चे, सो ऑल स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर फ्रॉम हियर। यूपीएससी आईएएस वाले बच्चे बस आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल गलत गाइड नहीं करूंगी, ये वीडियोस आपके लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, बिकॉज हम उतनी डेप्थ में और उतने एंगल्स पे जाके नहीं पढ़ते जितना यूपीएससी आईएएस की डिमांड होती है। बाकी यूपीएससी के सीडीएस वगैरह और जो भी आप एफकैट एंड ऑल एग्जाम देते हो सब हो जाएंगे। लॉ वाले बच्चे बिल्कुल, टीचिंग वाले बच्चे बिल्कुल, सब पूछना मतलब अलग से। लेकिन अगर आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है, एसएससी के लिए हो या स्टेट पीएससी के लिए हो, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए हो, तो यू कैन गो फॉर दिस टारगेट 2024 जनरल अवेयरनेस कोर्स विच इज अवेलेबल ऑन परचम ऐप। सो एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक की तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके मैं डील कर रही हूँ, और आपको कंपोजिशन भी मिल जाएगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो है, देख लीजिएगा। फ्री लेक्चर्स हैं, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ डाउनलोडेबल A4 फॉर्मेट के अंदर, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू डिस्कशन, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न हो तो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, मेल एड्रेस बताया हुआ है, वहां पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अगली जो न्यूज़ आ रही है वो नासा से आ रही है। सो नासा का जो मार्स मिशन था, तो उसके तहत परसिवरेंस रोवर भेजा गया था, इफ यू रिमेंबर। उसी के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी था जो उसकी मदद से मार्स तक पहुंचा था, इंजेन्युटी। कौन सा हेलीकॉप्टर है? इंजेन्युटी। छोटा सा एक हेलीकॉप्टर था और वो उड़ रहा था और अलग अलग डेटा भी ले रहा था, और मोर ओवर ये भी भेजे जाने का मेन पर्पस क्या था कि हम किसी और प्लैनेट के ऊपर इस तरह से फ्लाइट्स करवा सकते हैं क्या, जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो ये मिशन सक्सेसफुल रहा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और अब ये जो हेलीकॉप्टर है इंजेन्युटी, इट हैज़ स्टॉप्ड फ्लाइंग। अब ये उड़ना बंद कर दिया है इसने, मतलब अब ये फंक्शनल नहीं है। सो नासाज मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी, नाम याद रखिएगा, हैज़ फ्लोन इट्स लास्ट फ्लाइट। ये इसकी परछाई है, तो यानी उड़ा है ये। चलिए, सो नासाज मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी, कितना वेट है इसका? 1.8 kg, बहुत हल्का छोटा सा हेलीकॉप्टर था, अब केपेबल नहीं है फ्लाइट के। इसको डिजाइन किया गया था सिर्फ 5 बार उड़ने के लिए। 30 मार्स सोल्स, यानी कि आप देख लीजिए कि अर्थ के जो डेज होते हैं ऑलमोस्ट मार्स का भी दिन उतना ही होता है, तो 31 अर्थ डेज में सिर्फ 5 बार इसको उड़ना था। लेकिन इसने अपनी 72 नंबर की फ्लाइट कंप्लीट की जनवरी 2024 के अंदर, तो ये बहुत सुपर सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद इस मिशन से ये भी प्रूव हो गया कि हाँ भाई, हम पावर करके कंट्रोल तरीके से उड़ा सकते हैं अपने यहाँ के कुछ स्पेसक्राफ्ट्स को या किसी गैजेट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन अदर प्लैनेट्स। और ये जो इंजेन्युटी है, ये मार्स पे कब लैंड हुआ था? 2021 में ही लैंड हुआ था, जब परसिवरेंस रोवर वहां पे लेकर के इसको गया था। गॉट इट? चलिए अगली न्यूज पे जाते हैं। IREDA रिलीजेस विजिलेंस जर्नल पहल। सो IREDA क्या है? ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। IREDA ने अपनी एक इन हाउस जर्नल, जो कि जो काम हुआ, विजिलेंस जर्नल इसको कहा गया, कि जो भी इंटरनल काम हुआ है वो सबके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ लाने के लिए हमने एक ही पहल शुरू की है। और वो पहल क्या है कि हम पहल जर्नल लाएंगे। सो IREDA ने कौन सा जर्नल शुरू किया है? पहल, इन हाउस जर्नल है ये इसका। और ये IREDA कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है। सो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो भी इनिशिएटिव्स ये कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, वो सबके सामने लाने के लिए पहल जर्नल शुरू की गई है। IREDA एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनी रादर। सो मतलब जैसे बैंक्स होते हैं, सो बैंकिंग से रिलेटेड हैं वो, पैसा तो फाइनेंस कंपनी है पर वो बैंक्स हैं। सो ऐसी कंपनीज जो मनी के अंदर डील करती हैं, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो बैंक नहीं है, उनको NBFC कहा जाता है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, 1987 में शुरू की गई थी। फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को, और एनवायरमेंट कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी बनाते हैं तो उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। कौन है CMD IREDA के? प्रदीप कुमार दास। प्रदीप कुमार दास। ऑलराइट,
फाइन, अगली न्यूज़ फ्रांस से आ रही है। क्यों? क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट यहीं आए थे, तो अब उन्होंने हमारे रिश्तों को और गहरा करने के लिए एक अनाउंसमेंट किया है कि फ्रांस इज एमिंग टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030। ठीक है, 2030 तक 30,000 बच्चे फ्रांस यूनिवर्सिटीज़ में हों, ऐसा फ्रांस टारगेट ले रहा है। उसके लिए क्या करेगा? अच्छी अच्छी स्कीम्स देगा, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो यही बात है बस। कैंपस फ्रांस 2018 में शुरू किया था फ्रेंच गवर्नमेंट ने, और उसके तहत 20% इजाफा तो हमारे बच्चे वहां जाकर के पढ़ रहे हैं उसमें ऑलरेडी हो गया है, और फ्रांस टारगेट कर रहा है 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स 2030 तक उसके पास पढ़ने के लिए पहुंच जाएं। ये ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया है जी। ठीक है, बस ये छोटी सी न्यूज़ है। अब लेकिन हम फ्रांस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्रांस से हमारे अभी मेहमान आए थे, तो फ्रांस थोड़ा सुर्खियों में रहेगा। फ्रांस की पोजीशन, अच्छा मैंने पूरे मैप पे तो नहीं दिखाई है, यूरोप के अंदर पड़ता है फ्रांस। नीचे आप यहाँ मेडिटेरेनियन सी देख सकते हो, इस तरफ बे ऑफ बिस्के है, दैट इज टुवर्ड्स दी वेस्ट। थोड़ा नॉर्दर्न साइड में आप चलोगे तो इंग्लिश चैनल देखने को मिल जाएगा। कितनी कंट्रीज हैं जो कि अपनी बाउंड्रीज फ्रांस से शेयर करती हैं? देयर आर 8 कंट्रीज विच शेयर देयर बाउंड्रीज विद फ्रांस। बेल्जियम, ये लग्जमबर्ग है छोटा सा, ये जर्मनी आ गया, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ पे मोनाको, वेरी छोटू कंट्री मोनाको, देन एंडोरा, ये आ गया स्पेन, राइट। सो अगर आप टोटल करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज। सो 8 कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद फ्रांस, और एक आप बोल सकते हो मैरीटाइम नेबर भी है इनके, यूनाइटेड किंगडम, पानी से थोड़ा ऊपर आते हैं। ठीक है, ओके और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे बड़ा माउंटेन रेंज हो गया, या माउंटेन हो गया, रिवर हो गई। सो कैपिटल क्या है फ्रांस की? पेरिस है। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो कि आए थे हमारे रिपब्लिक डे गेस्ट बन के। फ्रांस की हाईएस्ट माउंटेन है मॉन्ट ब्लैंक, मॉन्ट ब्लैंक। लॉन्गेस्ट रिवर द लॉयर, और 8 कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर करते हैं फ्रांस के मेन लैंड को। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे, यानी इस वाले हिस्से में नॉर्थ ईस्ट में, सो बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग आते हैं। देन ईस्ट में देखेंगे तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड इटली आएंगे, ये रहा जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली वाला हिस्सा। और साउथ में मोनाको, स्पेन एंड एंडोरा। सो दिस इज मोनाको, स्पेन एंड एंडोरा। होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर टू यू। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी आज की लास्ट न्यूज़ है। आज ऑब्वियसली ज़्यादा न्यूज़ नहीं है क्योंकि सभी ने छुट्टी रखी थी, है ना, रिपब्लिक डे था, हमने वर्क किया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने भी पढ़ रहा है, आपने भी पढ़ाई की है, हमने भी काम किया है। सो अब ये लास्ट न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE। तो बहुत डिटेल में हर एक डेटा याद रखना तो स्टेट PSC और UPSC वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वनडे वाले बच्चे जो भी एग्जाम दे रहे हो, मोटे मोटे पॉइंटर्स आपको याद रखने, ठीक है, मैं बताते चलूंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद अब हम रिवीजन क्वेश्चंस लेंगे और प्रीवियस डेज वाले कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज की है ऑल इंडिया सर्वे, पूरे भारत का सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, यानी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज लेवल पे, और उसको कहा गया ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE रिपोर्ट फॉर द ईयर 21-22। 21-22 में किया गया, उसकी रिपोर्ट अब रिलीज की गई है। सो मिनिस्ट्री ऑफ HRD, अब मिनिस्ट्री ऑफ HRD कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ही पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD कहा जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ HRD हुआ करती थी तब 2011 में इस सर्वे की शुरुआत की गई थी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ HRD तो नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब इसको कंडक्ट करती है, सेम मिनिस्ट्री है, नाम चेंज हो गया। सो 2011 में इसको एक डेटाबेस बनाने के लिए कि भाई जो भी हायर लेवल एजुकेशन है उसमें क्या चीज़ कैसी चल रही हैं, टीचर्स कितने बड़े हैं, बच्चे कितने बड़े हैं, इंफ्रा कितना बड़ा है, उसके लिए पूरा सर्वे किया जाता था। सो अब जो कंपैरिजन पूरा बताया गया है रिपोर्ट में, वो 2014-15 से लेकर के 21-22 तक। बताओ ऐसा क्यों? बताओ, हर बार बताती हूँ मैं। बिल्कुल, जब से सरकार चेंज हुई 2014-15 के अंदर आपको ये मोदी गवर्नमेंट देखने को मिली, तो जो भी कंपैरिजन यूजुअली रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है तब से ही देखने को मिलता है कि उस समय से अब तक कितना काम हो चुका है या कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो मैक्सिमम रिपोर्ट्स में आपको यही आंकड़े देखने को मिलते हैं। रीजन समझ में आ गया? चलिए, सो कोई भी सरकार हो वो यही दिखाएगी कि जब से हम पावर में आए तब से क्या क्या बदलाव हुआ है। सो टोटल एनरोलमेंट, हायर एजुकेशन यानी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की बात की जा रही है। हायर एजुकेशन में टोटल एनरोलमेंट अप्रॉक्सीमेटली, मैं अप्रॉक्सीमेटेड बताती हूँ ताकि आपको एग्जाम में याद रहे, अप्रॉक्सीमेटली 25% याद रख लो, 26.5% है, पर मोटा मोटा आप याद रख सकते हो अप्रॉक्सीमेटेड 25%। टोटल एनरोलमेंट 26.5% बढ़ा है। फीमेल एनरोलमेंट, कितनी बच्चियां हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट किया है? 32% बच्चियां, ठीक है। सो टोटल 26.5। गर्ल्स का इजाफा हुआ है 32% 2014-15 से लेकर के 21-22 में। और एक बहुत बड़ा इजाफा आपको 2 कैटेगरी में देखने को मिलेगा, SC स्टूडेंट्स एंड ST स्टूडेंट्स।
एससी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में 44% बढ़े हैं, मोटा मोटा 40% मान के चलो या 45 ले लो, और जो एसटी शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे हैं वो 65% बढ़े हैं। यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है पिछले इतने सालों में। सो टोटल एनरोलमेंट 26.5, गर्ल्स का एनरोलमेंट मोटे मोटे 30% ले सकते हो, 32 हो गया। एससी वाले जो बच्चे हैं मोटे मोटे 44% हो गया, और एसटी वाले 65%। ओके, आगे बढ़ेंगे। देन ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी 45% इंक्रीज देखने को मिलता है। तो एससी में 44%, एसटी के अंदर 65%, ओबीसी के अंदर हमको 45%। उससे पहले हमने गर्ल्स का देख लिया और ओवरऑल इंक्रीमेंट देख लिया, ठीक है। देन अगर हम फीमेल माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की बात करें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज इंडिया में हैं, तो 42.3% इंक्रीज है। इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 341 यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन, उस लेवल के इंस्टीट्यूशन इंडिया में इस्टेब्लिश हुए हैं ओवर दिस टाइम, और फीमेल फैकल्टी या टीचर्स में भी 22% का इजाफा देखने को मिला है, ठीक है। ये हो गया इस पूरे सर्वे की बात। अब हम आते हैं हमारे रिविजन क्वेश्चंस की ओर। चलिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट हैव और हैज और हैव भी आएगा यहाँ पे, बीन कॉन्फर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड्स 2024। कौन से इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स, एक या ज्यादा लोग हो सकते हैं, जिनको पद्म भूषण 2024 कॉन्फर किया गया है। पद्म भूषण, तो आप देखते चलिए क्योंकि आपको कॉम्बिनेशंस देखने। पद्म सुब्रमण्यम, पद्म भूषण पूछा जा रहा है, विभूषण नहीं है, ध्यान रखना। तो नहीं, इनको तो पद्म विभूषण मिला था। वैजंती माला जी, विभूषण मिला था। एम फातिमा बेबी, हाँ जी। एच एन कामा जी, हाँ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 and 4, ओनली 3 and 4, डी इज द राइट आंसर। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री या अर्धसैनिक बल के रूप में कौन सी फोर्स को जाना जाता है? हमने अभी पढ़ा था परेड के कॉन्टेक्स्ट में, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट हैज और हैव बीन कॉन्फर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड? अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किस व्यक्ति या ज्यादा व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। विभूषण, के चिरंजीवी, ठीक है। एम वेंकैया नायडू, हाँ जी। बिंदेश्वर पाठक जी, बिल्कुल। मिथुन चक्रवर्ती, नहीं, इनको तो भूषण मिलेगा। सो 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे। What is the name of the House Journal recently unveiled by IREDA? IREDA ने जो हाउस जर्नल निकाला था उसका क्या नाम है पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहल। पहल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्रीवियस डेज के क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट बताने पड़ेंगे, बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व पार्क, डार्क स्काई पार्क, रिजर्व नहीं है सॉरी, इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा है? द आंसर इज पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र वाला, मध्य प्रदेश वाला नहीं। पेंच 2 स्टेट्स के अंदर है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। महाराष्ट्र वाले हिस्से को पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड फेमस बरगढ़ धनु यात्रा फेस्टिवल? बरगढ़ धनु यात्रा फेस्टिवल कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ त्योहार है या सेलिब्रेशन है या इवेंट है? आंसर इज ओडिशा। ओके, नेक्स्ट। एक्सरसाइज अयुत्थाया इज मेडन नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज अयुत्थाया जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, वो मेडन यानी पहली बार नेवी ने की है, इंडिया की नेवी ने कौन से देश की नेवी के साथ? आंसर इज थाईलैंड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड? टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसकी आत्मकथा है? आंसर इज जस्टिस शिवराज वी पाटिल जी की। ओके, नेक्स्ट। 76th आर्मी डे परेड इस बार जो हुई वो कहाँ होल्ड या ऑर्गेनाइज की गई? 76th आर्मी डे परेड वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? आर्मी डे कब आता है? 15th जनवरी को आता है। ओके, सो 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया गया, और कहाँ पे हुई इसकी जो परेड थी? आंसर इज लखनऊ के अंदर हुई है। ओके, आगे चलेंगे। Who will be conferred with BCCI Lifetime Achievement Award? BCCI ने हाल ही में 2019 के बाद अब अपने अवार्ड्स अनाउंस किए थे, सो नमन अवार्ड्स। सो उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको अनाउंस किया गया है? किसके लिए? रवि शास्त्री जी के लिए। देन विच 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन खंजर एक्सरसाइज? खंजर एक्सरसाइज में कौन से 2 देशों ने पार्टिसिपेट किया था? खंजर, इंडिया तो था ही, इंडिया के साथ किर्गिस्तान। ओके, देन अगला सवाल देखिएगा। हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिसीव सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024? सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इस बार कौन से इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया गया है? आंसर इज उत्तर प्रदेश का 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। एंड देन
हु विल रिसीव भारत रत्न 2024? ये तो मैंने वीडियो के बीच में भी पूछा था। भारत रत्न 2024 किसके लिए अनाउंस कर दिया गया, किसको कॉन्फर किया जाएगा? पॉस्ट्यूमसली दिया जाएगा कर्पूरी ठाकुर जी को। आरबी आएगा। कर्पूरी ठाकुर जी दो बार सीएम रह चुके हैं बिहार के और एक सोशलिस्ट भी थे, तो उनको इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा पॉस्ट्यूमसली, मरणोपरांत। और अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी बी लोकेटेड? भारत में पहली कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी कहां बनने जा रही है? अभी थोड़ा सा अप्रूवल बचा है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें फाइनल हो चुकी हैं। कोची, केरला के अंदर। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज सेशन। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा क्या पूछा गया, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अब कल मैं नहीं आऊंगी, डेली सेशन नहीं होगा, कल वीकली सेशन होगा 12 बजे। 1 बजे टेलीग्राम पे आपकी वीकली क्विज होगी। हम अब मंडे को मिलेंगे 12 नून। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।